हेलो स्टूडेंट्स, इट्स हिमानी और आज मैं आप लोगों के साथ आई हूँ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी एनसीईआरटी को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। असाधारण निवास स्थान जैसे कि कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट या फिर हॉट स्प्रिंग्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाने हमें स्पीचलेस कर देता है। गैलोपिंग हॉर्सेस मतलब दौड़ते हुए घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर अटैकिंग शार्क की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार दोनों को जगाती है। पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच पारिस्थितिक विरोध मतलब कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉपुलेशन कम्युनिटी समुदाय के बीच सहयोग और यहाँ तक कि सेल्स में भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक से पता चलता है कि वास्तव में जीवन है क्या। इस क्वेश्चन में दो इम्प्लिसिट मतलब निर्विवाद क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है टेक्निकल, जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है, इसका आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल। ठीक है, फिलोसॉफिकल मतलब कि जो लाइफ के पर्पस को जानने का कोशिश करता है, प्रयास करता है। साइंटिस्ट होने के कारण हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब फिलोसॉफिकल की हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम व्हाट इज़ लिविंग को जानने की कोशिश करेंगे। अब है व्हाट इज़ लिविंग। लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और उसके लिए सुटेबल रिस्पांस देना एट्सेट्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर्स हैं। मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंट्रैक्ट और इमर्जेंस आदि को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। इंडिविजुअल्स के मास और नंबर दोनों में वृद्धि होना ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मास में इंक्रीजमेंट एंड नंबर में इंक्रीजमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होगा वो सेल डिवीज़न के थ्रू होगा, और जो प्लांट्स में ग्रोथ होगा वो सेल डिवीज़न द्वारा होल लाइफ टाइम चलता रहेगा। ओके, मतलब प्लांट में जो सेल डिवीज़न होता है वो लाइफ टाइम होता है, और एनिमल्स में जो ये ग्रोथ होता है सेल डिवीज़न वाला कुछ एज तक ही होता है। फिर भी सेल डिवीज़न कुछ टिश्यू में होता है ताकि जो ख़राब हो जाती है सेल्स, नष्ट हो जाती है सेल्स, उनकी जगह पर नई सेल्स आ सके। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीज़न के थ्रू ही ग्रोथ करते हैं। आसानी से इसे इन विट्रो कल्चर में भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखकर सेल को काउंट कर सकते हैं। ज़्यादातर हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि माउंटेन, बाउल्डर्स जैसे कि गोल पत्थर, सैंड मोल्ड मतलब रेत के टीले आदि, ये सब भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ उनकी सरफेस पर सब्सटेंस के एक्युमुलेशन की वजह से होती है, इसलिए ये लिविंग नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो अंदर की तरफ से होता है, इसीलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर जिन कंडीशंस में ऑब्जर्व होगा उनको एक्सप्लेन करके ये समझ सकते हैं कि लिविंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। अब है रिप्रोडक्शन, लाइक वाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोजेनी मतलब संतान को उत्पन्न करना है, जिसके ज़्यादा या फिर कम फीचर्स पेरेंट्स से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंजाई लाखों एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू मल्टीप्लाई करके आसानी से फैल जाते हैं। जो यीस्ट है और हाइड्रा है ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनमें बडिंग होती है, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। प्लानेरिया प्लेटफॉर्म है, इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। प्लानेरिया में क्या है? ट्रू रीजनरेशन होता है। इसमें फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने नष्ट हुए ख़त्म हुए पार्ट से रीजनरेट हो जाता है और इस प्रकार का एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, मॉसेस की प्रोटोनेमा सारे फ्रैगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है, मॉसेस के प्रोटोनेमा सभी फ्रैगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में पर्यायवाची हैं, मतलब कि सेल की संख्या का बढ़ना। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वर्ड्स का यूज़ करना स्पष्ट नहीं है। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का यूज़ करना स्पष्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते जैसे कि म्यूएल,
स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। इस प्रकार रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकती, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। केमिकल्स छोटे बड़े डिफरेंट क्लासेस, साइज, फंक्शन आदि वाले होते हैं और ये लगातार बनते रहते हैं। केमिकल्स कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और अदर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में बदलते और उनका निर्माण करते हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली केमिकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं और इस कन्वर्जन को केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ चलते रहते हैं। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब में मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। हमारे बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस के एडिशन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सबको मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहेंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। अब मेटाबॉलिज्म को बिना एक्सेप्शन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। टेस्ट ट्यूब इन विट्रो में होने वाली आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग थिंग तो नहीं होती, लेकिन वास्तव में रिएक्शन लिविंग है, मतलब लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग। इसलिए बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। पहला यहाँ डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। जो सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिविटी है और रिस्पॉन्स है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। स्टिमुली फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को पहचान लेते हैं। प्लांट लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पांस दिखाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, इन सब के जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पांस शो करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेकर सारे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट इन्वायरमेंटल संकेतों को सेंस करके रिस्पांस दिखा सकते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। जो प्लांट है एनिमल है, दोनों में फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। सारे ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करने वाले केमिकल्स को हैंडल करते हैं, इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवगत रहते हैं। ह्यूमन अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शसनेस होती है, ठीक है। जो ह्यूमन्स है वो अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शसनेस, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ओके। इस प्रकार कॉन्शसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मतलब पहला डिफाइनिंग थिंग क्या था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या है? सेल्फ कॉन्शसनेस या फिर कॉन्शसनेस। हायर क्लासेस में हम जानेंगे कि सारे लिविंग इवेंट में प्रेजेंट इंट्रैक्शंस की वजह से होती है, ठीक है। वो जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से लिविंग इवेंट्स होते हैं। टिश्यू के गुण कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होते, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स के इंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। जो टिश्यू का गुण है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के इंट्रैक्शन की वजह से होता है। इस प्रकार सेल ऑर्गेनल्स के जो गुण होते हैं वो ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होते, बल्कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंट्रैक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। टिश्यू के गुण कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं होते, बल्कि उसके इंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। एंड सेल ऑर्गेनल के गुण मॉलिक्यूल्स में नहीं होते, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन में होते हैं। हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ आती है वो इंट्रैक्शन के फलस्वरूप बनती है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है या फिर सेलुलर इंट्रैक्शन है, इसकी वजह से हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ आती है। और ये जो घटना हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की के सभी लेवल के लिए सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रैक्टिंग सिस्टम है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के
प्रति रिस्पॉन्स की क्षमता रखते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स की क्षमता रखते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी जो है स्टोरी ऑफ लाइफ है अर्थ पे। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे बायोलॉजी स्टोरी है इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल के शेयरिंग के थ्रू जुड़े हैं, बट टू वेराइंग डिग्री, मतलब कि जुड़े तो हैं लेकिन वेरिंग मतलब अलग अलग डिग्री से। अब है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म की बहुत सी वैरायटी होती है। लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधताएं। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया जा चुका है। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया जा चुका है। अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नाम से जानते हैं। लोकल नाम एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, बदलता रहता है। जो लोकल नेम होता है वो एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस वैरी करता रहता है, बदलता रहता है। नोमेनक्लेचर, इस प्रोसेस में हर ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है जिससे वह उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं। अनेक साइंटिस्ट ने हर अननोन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने की प्रोसीड्यूर्स बनाई है और इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अनेक साइंटिस्ट है वो हर नॉन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने का प्रोसीड्यूर बनाए हैं और इस प्रोसेस को वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया है। ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसमें प्लांट के साइंटिफिक नेम के लिए प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए गए हैं। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के लिए यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नेम ये सुनिश्चित करता है कि एक ही नाम किसी दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म का नहीं हो, मतलब वो सबको एक यूनिक नाम देता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हर नाम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनेटिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। इसको बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नामकरण नोमेनक्लेचर की प्रणाली को कार्लस लिनियस ने दिया था, जिसका यूज़ वर्ल्ड के सारे बायोलॉजिस्ट करते हैं। दो शब्दों वाला ये नेमिंग सिस्टम बहुत ही कन्वीनियंट है, मतलब बहुत ही सुविधाजनक है। आओ मैंगो के एग्जाम्पल के थ्रू साइंटिफिक नेम देने की विधि को समझें। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैंगीफेरा जीनस है एंड इंडिका पार्टिकुलर स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट है। नोमेनक्लेचर के अदर यूनिवर्सल रूल्स क्या क्या है नीचे दिया गया है। बायोलॉजिकल नेम यूजुअली लैटिन होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। लैटिन होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। इसकी ओरिजिन चाहे कहीं से भी हो, इसे लैटिनाइज्ड या फिर लैटिन से डिराइव किया जाता है। ओरिजिन चाहे कहीं से भी हो, लैटिनाइज्ड या फिर लैटिन से डिराइव किया जाता है। बायोलॉजिकल नेम में पहला शब्द जेनस और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बायोलॉजिकल जो नेम होता है उसमें पहला शब्द जेनस और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बायोलॉजिकल नेम को जब हाथ से लिखेंगे तब दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन या फिर इटैलिक्स में प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, जब बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखेंगे तब दोनों शब्द को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे या फिर इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। ये उनके लैटिन ओरिजिन को शो करता है। ठीक है, लैटिन ओरिजिन को शो करेगा। जेनस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट की शुरुआत स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल है मैंगीफेरा इंडिका। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद मतलब कि बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन में लिखते हैं, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन में कैपिटल L है। लिन का मतलब इस स्पीसीज़ को पहली बार लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। क्लासिफिकेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें कुछ ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर किसी को ईजिली कैटेगरी में रखते हैं। हम प्लांट्स या फिर एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स या फिर इंसेक्ट को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे ही आप डॉग, एल्सेशियंस, गार्ड डॉग, मैमल्स, एक्सटर्नल ईयर वाले एंड बॉडी हेयर,
व्हीट की चर्चा करेंगे तो आपके माइंड में इन ऑर्गेनिज्म से जुड़े कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसीलिए सारे डॉग, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल आदि सुविधाजनक कैटेगरी में हैं, जिसका यूज़ हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी में करते हैं। इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक नेम है, शब्द है टैक्सा। टैक्सा डिफरेंट लेवल पर कैटेगरीज को बता सकता है। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, व्हीट भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ये सारे टैक्सा हैं। डॉग एक मैमल एनिमल है, इसीलिए एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग डिफरेंट लेवल पर टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्सोनमी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई करने के प्रोसेस को टेक्सोनमी कहते हैं। इसीलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऐसे प्रोसेस जो टेक्सोनमी के अंदर आते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो टेक्सोनॉमी के बेसिस हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर बेस्ड था। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर बेस्ड था। अर्ली डेज़ में ह्यूमन को अपनी बेसिक नीड जैसे कि फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर के लिए नए सोर्सेज खोजने पड़ते थे। अर्ली डेज़ में ह्यूमन को अपनी बेसिक नीड जैसे फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर के लिए नए सोर्स ढूंढने पड़ते थे। सिस्टमैटिक्स ये लैटिन के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का सिस्टेमिक अरेंजमेंट। लिनियस ने अपने पब्लिश्ड बुक का टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचर की खोज कौन की? लिनियस लिखे थे। सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को इंक्लूड करके इसका स्कोप बाद में बढ़ा दिया गया। सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखा गया है। सिस्टमैटिक्स में ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का भी ध्यान रखा गया है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें स्टेप्स की हायरार्की होती है। क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले हर स्टेप को हम रैंक या फिर कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले हर स्टेप को हम रैंक या फिर कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी समस्त मतलब ऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसीलिए इसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। सारी कैटेगरीज मिलकर टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। वास्तव में ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, जिसको कि नॉर्मली हम लोग टेक्सॉन कहते हैं, ठीक है। प्लूरल है टैक्सा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की को एक एग्जांपल से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंसेक्ट एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कॉमन फीचर है जैसे कि 3 पेयर्ड जॉइंट लेग। इसका मतलब है कि इंसेक्ट को पहचानने के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जिसे कि क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसीलिए इसे एक रैंक या फिर कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। ग्रुप्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी को आगे रैंक में डिनोट करता है। वास्तव में रैंक और टेक्सॉन क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो रैंक और टेक्सॉन है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज स्पष्टतः बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, ना केवल मॉर्फोलॉजिकल समूह हैं। फाइलम की जगह हम लोग प्लांट्स के लिए डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइलम की जगह हम लोग प्लांट्स के लिए डिवीज़न यूज़ करते हैं। ह्यूमंस की टेक्सोनॉमिक हायरार्की है एनिमल, एनिमेलिया, कॉर्डाटा, मैमल, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो सैपियंस, ठीक है। ह्यूमंस की टेक्सोनॉमिक हायरार्की है एनिमेलिया, कॉर्डाटा, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी एंड होमो सैपियंस। सारे नॉन ऑर्गेनिज्म के टेक्सोनॉमिकल स्टडी से निम्न कॉमन कैटेगरीज का विकास हुआ। किंगडम, फाइलम को डिवीज़न कहते हैं प्लांट्स के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आते हैं किंगडम, फाइलम या फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। स्पीसीज इज़ द लोएस्ट कैटेगरी एंड द लार्जेस्ट इज किंगडम। किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए उनके कैरेक्टर्स की जानकारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ये सेम काइंड और ऑर्डर अदर काइंड के ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को पहचानने में हेल्प करता है। अभी स्पीसीज़ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है। हम किसी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को
आसानी से उनके डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर पहचान सकते हैं। हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो और पैंथेरा लियो में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। हर जेनस में एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि समान मॉर्फोलॉजी वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल है पैंथेरा का दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस। जेनस सोलेनम में निग्रम और मेलोनजेना स्पीसीज आती है। ह्यूमन की स्पीसीज सैपियंस एंड जेनस होमो होती है और ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है। जेनस रिलेटेड स्पीसीज़ की ग्रुप को हम जेनस कहते हैं, जिसमें स्पीसीज़ की कैरेक्टर्स अदर जेनेरा में प्रेजेंट स्पीसीज़ की कंपैरेटिवली इक्वल होते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ के ग्रुप को जेनेरा कहते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज़ लेकिन दोनों का जेनस सेम है, सोलेनम। लायन पैंथेरा लियो एंड लेपर्ड है पैंथेरा पार्डस और टाइगर है पैंथेरा टिग्रिस। इसमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। इन सारे स्पीसीज़ का जेनस पैंथेरा है। पैंथेरा जेनस फेलिस जेनस से अलग होती है, जिसमें कैट्स आती हैं। अब है फैमिली। क्लोजली रिलेटेड जेनस के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। जो क्लोजली रिलेटेड जेनस है उसके ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। इसमें जेनस और स्पीसीज़ की तुलना में कम सिमिलैरिटी होती है। प्लांट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है। प्लांट्स में 3 डिफरेंट जेनेरा जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। एनिमल के जेनस पैंथेरा, जिसमें लायन, टाइगर एंड लेपर्ड आते हैं, को जेनस फेलिस कैट्स के साथ रखा गया है फैमिली फेलिडी में। अगर आप कैट एंड डॉग के कैरेक्टर्स को देखें तो आपको दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड कुछ डिससिमिलैरिटी देखने को मिल जाती हैं। डॉग को फैमिली कैनिडी एंड कैट को फैमिली फेलिडी में रखा गया है। अब बात करते हैं ऑर्डर की। आपने पहले देखा है कि कैटेगरी जैसे स्पीसीज़, जेनस एंड फैमिली सिमिलर कैरेक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरी की पहचान एग्रीगेट कैरेक्टर्स के बेसिस पर करते हैं। एग्रीगेट कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर कैरेक्टर वाली फैमिलीज़ के ग्रुप को ऑर्डर कहते हैं। प्लांट फैमिलीज़ जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी को मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। प्लांट फैमिली जैसे कि कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी को फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली फैलिडी और कैनिडी को रखा गया है। ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिलीज़ फैलिडी एंड कैनिडी को रखा गया है। अब बात करते हैं क्लास की। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, जैसे कि मैमेलिया क्लास में ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्राइमाटा आदि रखे जाते हैं। ऑर्डर प्राइमाटा में मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन को रखा गया है। मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। और ऑर्डर कार्निवोरा में टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया में और भी कई ऑर्डर्स आते हैं। अब फाइलम क्लासेस जिसमें एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आते हैं, इनको नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम में रखा गया है। क्लासेस जिसमें एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आते हैं, इनको नेक्स्ट हायर कैटेगरी फाइलम में रखा गया है। क्लास मैमेलिया के साथ अदर एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स मिलकर अगली हायर कैटेगरी बनाते हैं, जिसे फाइलम कहते हैं। ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स जैसे कि नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम के प्रेजेंस की वजह से फाइलम कॉर्डेटा में रखे गए हैं। ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स जैसे कि नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम की प्रेजेंस की वजह से फाइलम कॉर्डेटा में रखे गए हैं। ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स हैं नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम की प्रेजेंस की वजह से कॉर्डेटा में रखे गए हैं। प्लांट्स के केस में फ्यू सिमिलर कैरेक्टर वाले क्लासेस को एक हायर कैटेगरी डिवीज़न में रखा गया है। अब है लास्ट किंगडम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हाईएस्ट कैटेगरी में रखी जाती है। सारे एनिमल्स के डिफरेंट फाइला को
किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। एंड सारे प्लांट्स की डिवीज़न को किंगडम प्लांटी में। जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। एंड सबसे नीचे टैक्सा में प्रेजेंट मेंबर में सबसे ज़्यादा इक्वल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पीसीज़ में। जैसे जैसे हायर कैटेगरी की ओर जाएंगे तो सेम लेवल पर अदर टैक्सा से रिलेशनशिप बताना कठिन हो जाता है और इसीलिए क्लासिफिकेशन और भी कॉम्प्लेक्स होते जाता है। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड व्हीट की टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को दिखाया गया है। मैन बोटानिक बायोलॉजिकल नेम है, होमो सैपियंस, जेनस है होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमाटा, क्लास है मैमेलिया, फाइलम या फिर डिवीज़न है, यहाँ पे फाइलम होगा ना, कॉर्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका, जेनस मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। मैंगो, उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनेकार्डियेसी, फैमिली, ऑर्डर सैपिनडेल्स, क्लास है डाइकोटिलेडन और डिवीज़न है एंजियोस्पर्म। एंड लास्ट वन व्हीट, बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जेनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकॉटिलेडन एंड डिवीज़न इज एंजियोस्पर्म। अब लास्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। बायोलॉजिस्ट ने कई तरह के प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक्स को डेवलप किया है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जा सके। कुछ एड्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं: हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड लास्ट वन इज कीज। हर्बेरियम में कलेक्ट किए गए प्लांट स्पेसिमेन को पेपर की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करते हैं। बाद में इन शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। ये स्पेसिमेन अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर में स्टडी के लिए स्टोर हाउस रिपोजिटरी में प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इन शीट्स को इंफॉर्मेशन के साथ लेबलिंग की जाती है एंड कलेक्शन की डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लांट का इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली और कलेक्ट करने वाले के नाम के आदि भी लिखा जाता है। प्लांट स्पेसिमेंस के स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। अब है बोटानिकल गार्डन। ये एक विशेष प्रकार का गार्डन होता है जिसमें लिविंग प्लांट को रेफरेंस के लिए रखा जाता है। किस लिए रेफरेंस के लिए रखा जाता है? इनमें प्लांट स्पीसीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रो किया जाता है। हर प्लांट पर बोटानिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली का लेबल लगा रहता है। रॉयल बोटानिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में स्थित है। रॉयल बोटानिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में स्थित है। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में। एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। अब बात है म्यूज़ियम की। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में सेटअप किए जाते हैं। प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स के कलेक्शन को हम म्यूज़ियम कहते हैं। ये स्टडी पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। म्यूज़ियम के स्पेसिमेन जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन को ड्राई स्पेसिमेन के तौर पर भी प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट्स को कलेक्ट किल करने के बाद पिन लगाकर इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं। लार्ज एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को यूजुअली स्टफ़ मतलब उसकी खाल के अंदर भूसा या फिर रुई भरकर प्रिजर्व करते हैं। म्यूज़ियम में यूजुअली एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है। अब है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम जू कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, जहाँ हम उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यथासंभव इनमें सभी एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखने की कोशिश की जाती है। बच्चे इसे विज़िट करना पसंद करते हैं। की वो टैक्सोनॉमिकल ऐड है जो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में यूज़ होती है। कीज़ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर पर बेस्ड होती है जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। जो कीज़ होती है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर पर बेस्ड होती है जिसे हम कपलेट कहते हैं।
कपलेट दो अपोजिट ऑप्शंस में चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कपलेट होता है वो दो अपोजिट ऑप्शन में चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें एक को एक्सेप्ट एंड दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। की में हर स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि फैमिली, जेनस एंड स्पीसीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट कीज़ की आवश्यकता होती है। कीज़ नॉर्मली एनालिटिकल होती है। कीज़ जो होती है वो नॉर्मली एनालिटिकल होती है। डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग आदि माध्यम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आदि माध्यम है। कैटलॉग बुक है स्पीसीज़ की जानकारी जिसमें होती है। ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। मैनुअल्स के थ्रू किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज़ के नेम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, मोनोग्राफ किसी एक, मोनो मतलब एक, तो किसी एक टेक्सॉन के डिस्क्रिप्टिव बुकलेट होती है। एंड फ्लोरा किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके हैबिटेट के बारे में जानकारी देते हैं और ये पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली प्लांट स्पीसीज़ की विषय सूची देते हैं। क्लासिफिकेशन, फिर है कैरेक्टराइजेशन, फिर है आइडेंटिफिकेशन और लास्ट में होता है नोमेनक्लेचर। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। इसे आप अच्छे से सुनेंगे तो आपकी NCERT द लिविंग वर्ल्ड अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसे सुने NCERT इंग्लिश वाली बुक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।